अब इस वक्त राज्य सरकार के सामने क्या विकल्प बचता है? फिजिकल डेफिसिट ग्रांट से भी अगर एक किस्त आ जाती है तब भी जो 2000 करोड़ रुपए जो कि वेतन और पेंशन में खर्च होने हैं उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। शरद कोहली जी। नमस्कार प्रत्युष, मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन और जी न्यूज के दर्शकों को भी। देखिए 550 करोड़ के करीब जो है वो फिजिकल डेफिसिट ग्रांट जो कि 5 या 6 तारीख को उम्मीद है कल या परसों आ जाएगी। कुछ की तनख्वाह तो उससे चली जाएगी। उसके अलावा जो आपको ओडी फैसिलिटी मिलती है जो कि अभी ठाकुर जी भी बता रहे थे, उसको आने में 4-5 दिन अभी लगेंगे। तो मतलब यह है कि आपको कुल मिला के 11-12 तारीख तक, आप तारीखें पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ तारीखें। कुछ हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज को सैलरी परसों नरसों तक मिल जाए, पहली बात। दूसरा, कुछ एम्प्लॉइज को हो सकता है अगले हफ्ते सैलरी मिले। ये तो रही एम्प्लॉइज की बात। अब जो पेंशन वाले हैं, पेंशन वालों के लिए अभी कोई इंतजाम मुझे नहीं नजर आ रहा है प्रत्युष। राज्य से आपने एक और सवाल पूछा था प्रत्युष कि क्या राज्य सरकार का दिवालिया निकल सकता है, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूं कि अगर राज्य सरकार के पास वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है, उसके पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं लेते हैं, तो इसमें आखिरी विकल्प प्रेसिडेंट्स रूल रह जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। केंद्र को राष्ट्र की सूबे की सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और केंद्र के फंड से फिर ये सारा भुगतान किया जाएगा। ये एक अंतिम विकल्प। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शरद कोहली सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अंतिम विकल्प, वित्तीय संकट को, आर्थिक संकट को देखते हुए प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल अंतिम। और उसके बीच में सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार ये कर सकती है कि कुछ अतिरिक्त टैक्सेस या तो पेट्रोल डीजल पे लगा सकती है, या कुछ अतिरिक्त टैक्सेस इमीडिएटली जो हिमाचल प्रदेश के अमीर लोग हैं उनके ऊपर लगाया जा सकता है फौरी तौर पर मुझे लगता है क्लियर संदेश जा रहा है। जो भी राज्य सरकारें प्रत्युष ये फ्रीबीज कर रही हैं, ओपीएस हो गया, 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालना हो गया, बिजली हो गई, जितनी कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश जा रहा है कि देखिए इसका हश्र श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा होने वाला है। ठीक है, मैं सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ यादव जी, ये जो फ्रीबीज आप कह रहे हैं, ये फ्रीबीज में तो बीजेपी भी आगे, एमपी में क्या चल रहा है? देखिए प्रत्युष जी, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वित्तीय संकट नहीं है। ये वित्तीय संकट नहीं है तो ऐसा पहली बार कैसे हो गया कि वहां के एम्प्लॉइज को, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा? क्या है ये? आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एडजस्ट कर लीजिए। क्या एडजस्ट कर लेंगे? आप एक सरकार को नहीं चला पा रहे, आप अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, पेंशनर्स को उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे। आपके प्रदेश में हैंड टू माउथ की स्थिति आ चुकी है। सरकार के विकास कार्य तो छोड़िए, खुद को चलाने का पैसा नहीं बचा, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी करके कहे कि वित्तीय संकट नहीं है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम इसका दूसरा प्रबंधन देखेंगे, तो मैं मानता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। यह है पहली बात। पर प्रत्युष जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां खटाखट मॉडल से सरकार बना करके आई, वहां वहां ऐसा ही हो रहा है। हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने जब महिलाओं के लिए बसों को फ्री किया तो 20% बस का फेयर बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि जो अतिरिक्त खर्चा आया वो इनके पास उसका पैसा था ही नहीं। इनको वहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाने पड़े। ये जो गारंटियां दे करके, जो सस्ती लोकप्रियता बटोर करके सत्ता प्राप्ति का मार्ग, ये कांग्रेस पार्टी ने जो छोटा रास्ता ढूंढा है, ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए, और जो शासन है, प्रशासन है, राज्य है, उसके खजाने पर इतना बड़ा बोझ है कि उसको प्रदेश की जनता नहीं झेल सकती। अगर एक एक करके हमारे प्रदेश इसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां जहां कांग्रेस पार्टी है, और कुप्रबंधन के कारण वित्तीय संकट प्रदेशों में खड़ा हो जाएगा, तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश अपने आप में ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू भी जनरेट करता था, हिमाचल प्रदेश अच्छे से अच्छा जो पर्यटन है उसको भी अट्रैक्ट करता था, और आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति हो गई है कि वो खुद ऐसी उसमें फंसा हुआ है। मैं मानता हूं इसका तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए। और ये जो राहुल गांधी का मॉडल है, मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि शरद कोहली जी ने कहा कि फिर अंतिम विकल्प, वो कह रहे हैं अंतिम विकल्प यही बचेगा, प्रेसिडेंट रूल। क्या आपको लग रहा है कि कहीं इसी ओर तो हिमाचल नहीं बढ़ रहा है? कोहली जी ने जो बातें उठाई हैं बहुत सही है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि ये जो उदाहरण है हिमाचल का, ये अभी दीपक जी कह रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक मेरा सवाल है कि जब आप मैनिफेस्टो बना रहे थे, जब ये आप वादे कर रहे थे, तो क्या ये पता नहीं था कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है? सबको पता होता है कि आज की तारीख में आप किसी भी राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो जब आपको पता था कि इतना पिछली सरकार ने इतना कर्ज लिया हुआ है, तो जो आप वादे कर रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप कैसे पूरा करेंगे? और देखिए,
ये कहना, अब आप ये जो मैसेज चला गया है पूरे देश में, ये बहुत बड़ी विफलता है पार्टी हाईकमान के लिए। ये जो आप कहते हैं जिस तरह से फ्रीबीज का मामला चल रहा है, सिर्फ वही नहीं, अभी जो प्रत्युष जी जो आपने आंकड़े दिखाए थे उसमें आपने देखा जो था, मोटे तौर पर जो 100 रुपए आता है उसमें से 62 रुपया सिर्फ कर्ज अदायगी या वादा जो से फ्रीबीज है इसमें जा रहा है। सिर्फ 38 रुपए बचते हैं राज्य में। क्या कल्याण उससे होगा, क्या चीजें उससे होंगी, आप खुद समझ सकते हैं। यानी राजीव गांधी जी एक जमाने में जब यह आरोप लगाते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा जो है वो नाले में चला जाता है, 25 जाता है। आज हिमाचल का जो आप अभी दिखा रहे थे 38 पैसा। क्या कौन सी योजनाएं करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करेंगे आप, क्या फ्यूचर करेंगे जब 60% आपका सिर्फ कर्ज अदायगी। अब सवाल यह है कि अब ऐसी स्थिति में अगर इसे हम कहें कि ये एक तरीके से आपदा है, तो इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? अब पहला विकल्प क्या हो सकता है कि लोन लिमिट पूरी करके इसको अब खर्च किया जाए। सरकार के पास क्या क्या विकल्प है ये देखिए। विकल्प सरकार के पास है लेकिन इस्तेमाल नहीं करेगी, पहला विकल्प। दूसरा, आपातकाल स्थिति में जरूरत पड़ सकती है। अब ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जिस पर सरकार गौर कर सकती है, जो कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात जयराम ठाकुर ने भी कही। लेकिन उससे भी अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए जो चाहिए पेंशन मद के लिए और सैलरी के लिए, वो पूरा नहीं हो पाता है। तब फिर ऐसी स्थिति में फिर सरकार क्या करेगी? मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी, अब तो इस विपदा से निकलने पर पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि लाखों कर्मचारियों के घर का सवाल है, चूल्हे का सवाल है। घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, खाना क्या खाएंगे, मेडिकल का खर्च कहां से देंगे? देखिए प्रत्युष भाई, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार हिमाचल की कोई मदद करने वाली नहीं। वो तो सामने आ गया बात कि आप अगर केंद्र पे उंगली उठाते हैं तो वो आपको कोई सहयोग नहीं देगा। लेकिन हिमाचल की जीएसटी का हिस्सा तो दे दो, क्यों नहीं दे रहे आप? 12,000 करोड़ रुपए का बकाया आप लगा रखे हैं, आखिर किस दिन देंगे? आपको देना चाहिए। 91,000 करोड़ रुपए का लोन आप चढ़ा करके ऊपर से गए हैं। आज जो वित्तीय स्थिति की हालत बनी हुई है उससे तो उबारने की कोशिश कर रही है सरकार, और आप जानबूझ करके ये स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक बात बता दीजिए, जो मोदी सरकार ने एनपीएस माफ किए और राइट ऑफ कर दिया 14 लाख करोड़ रुपए, वो कहां किसके खाते से किया था? या तमाम अन्य लोग जो भारत का पैसा लेकर के भाग गए और आज तक ये लेकर के नहीं आए, उसका क्या होगा? जो ये 15-15 लाख रुपए सब में डाले थे, क्या ये चाहते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं फ्रीज की बातें करें और उसके बाद जो है उसको जुमला बता दें, जैसे आप जुमला बता दिए? ये है कि सहयोग, जो एक केंद्र और राज्य, हम एक संघ के रूप में एक देश हैं, उस फेडरल सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है केंद्र सरकार। वो चाहती है कि ये दिवालियापन इनके यहां खड़ा हो जाए। नहीं, मतलब केंद्र जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकारों को देना है वो दबा के बैठी है। बिल्कुल बैठी हुई है, इसमें कहीं तो राय नहीं है। आप एक बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सबसे बड़ा आधार है उस प्रदेश में वित्त आने का, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उसमें केंद्र सरकार ने कोई सहयोग जो है अतिरिक्त सहयोग नहीं किया। पलड़ा झाड़ के किनारे हट गए और उसी सरकार को अपने ही वित्तीय फंड से उन आपदाओं से निपटना पड़ा है। और ये अभी कह देंगे बिना किसी आधार के, नहीं हमने तो सारा दिया। आप देख लीजिए, हिमाचल में सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं और केंद्र सरकार ने हाथ झाड़ करके किनारे कर दिया, क्योंकि सौतेला व्यवहार करना अगर कोई सीखे तो डबल इंजन की सरकार वालों से, क्योंकि ये इसीलिए हड़काते भी हैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश की जनता को, कि डबल इंजन की सरकार लाओगे तो अच्छी से प्रगति होगी। अगर किसी और की सरकार, भले हमसे अच्छी सरकार हो, अगर मैं सिद्धार्थ यादव जी आपसे दो सवाल, क्योंकि ये जीएसटी का मसला कई स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया है कि भाई हमें अपने मत का तो आप पैसा दे दीजिए, जो हमारी हिस्सेदारी है वो आप कब रिलीज करेंगे? दूसरी चीज, जो पहाड़ी राज्य हैं जहां पर अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उनको कम से कम जो फंड से रिलीज होता है वो आप समय पर रिलीज कर दें।
देखिए प्रत्युष जी, मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूं और फिर पहले वाले का दूंगा। हाँ। हमने सबने देखा था कि जो आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई उस पर केंद्र ने अपना स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार के रिक्वेस्ट के उपरांत देने का काम किया। आप मुझे वो पैसा बताइए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगाया हो। केंद्र ने वो पैसा दिया और आप बैठ के टीवी पे झूठ बोलने का काम करते हैं। इस बार मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था कपिल जी। अब आप सुनने की हिम्मत रखिए। आप जितना ज्यादा कपिल जी झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, तभी अच्छी लगती है जब एक एक करके बोले, तभी बात दर्शकों को समझ में आती है। उसका हिस्सा है, एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे को लगातार बीच में टोकेंगे, बोलेंगे, ओवरलैप होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू सिद्धार्थ यादव जी। देखिए प्रत्युष जी, यही समस्या है। कपिल जी समझ गए कि फंस गया हूं तो अब बीच में बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है वास्तविकता क्या है, पर टीवी पे झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। दूसरी बात, जो इस बार जो बजट आया, आपने और हमने देखा, हिमाचल प्रदेश के लिए, वो हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल था जहां पर विशेष पैकेज दिया गया। इस बार दिया गया। कौन सी डबल इंजन की सरकार है? कौन सा कहा गया कि हिमाचल में भाजपा की सरकार है तो दिया जाएगा? आप लोग इस देश में हर चीज का मखौल बनाने का काम करते हैं। और रही बात प्रत्युष जी आपके पहले सवाल की, देश के अंदर एक जीएसटी काउंसिल में सभी जीएसटी काउंसिल सब अपने आप में जो उसके मेंबर्स हैं वो सब स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर। मैं ऐसे कैसे बात करूंगा प्रत्युष जी? आप देखिए, ये सच नहीं सुन सकते, यही बोलना चाहेंगे। ये किसी से रणनीति छुपी है कि केंद्र सरकार आप इनको बुलवा लीजिए पूरा, और हिमाचल में आपातकाल लगा करके वहां सत्ता अपने हाथ में हथियाना चाहती है, जैसे जम्मू और कश्मीर की हथियाई थी। अरे कपिल जी, आपके रिटोरिक का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा, मैं एक सार्थक डिबेट के लिए बैठा हूं। आप झूठ बोलते रहेंगे और कुछ भी बोलते रहेंगे, उसका जवाब तो नहीं दूंगा। बंगाल के अंदर वहां पे ये इतना कुछ हो गया और आपसे जबान नहीं खुलती और फिर टीवी पे बैठ करके बात बताते हैं कि कौन कहां पे राष्ट्रपति शासन लगा। अभी बंगाल पर अभी हिमाचल पर रहेंगे, अभी हिमाचल पर रहेंगे, बंगाल पर ना जाए। मैं दीपक शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ग्राउंड जीरो जाना चाहूंगा। समीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई। समीक्षा, अब राज्य सरकार की ओर से कोई अभी तक डेडलाइन नहीं दी गई है, कोई समय सीमा नहीं है कि 5, 6, 7, 8 कब आएगी सैलरी। कह रहे हैं अति शीघ्र आ जाएगी। इस अति शीघ्र का क्या मतलब समझ रहे हैं ये कर्मचारी? देखिए, बिल्कुल अभी तक कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है कर्मचारियों को कि कब तक सैलरीज आ जाएंगी। क्या लगता है कब तक आएंगी, और कोई बातचीत अभी हो पाई है मुख्यमंत्री से? नहीं, अभी हमारी कोई भी वार्ता नहीं हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, और अभी असमंजस में है सारे कर्मचारी अधिकारी कि कब सैलरी आएगी। लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है, इसमें मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल, जहां एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं कि इसके कारण ये हुआ है, इसके कारण वो हुआ है, आप फिलहाल अगर देखें तो क्या स्थिति है और किस तरह से घर चलाना मुश्किल हो पा रहा है? हाँ, ये तो सच्चाई है कि घर चलाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि कर्मचारियों की सैलरी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है यहाँ पे। कोई बिजनेस, मैंने बार बार यही कहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई इनकम का साधन नहीं है जो लोग अपना गुजारा कर लेंगे, सिर्फ सैलरी पर है। और सैलरी मांग रहे हैं, अपना राइट मांग रहे हैं, और इसके अलावा कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हमारा जो ड्यूज है उनको दे दीजिए। अभी फर्स्ट क्या 4th चल पड़ा है और लोगों की किस्तें कट चुकी हैं, किसी के 10 रुपए अकाउंट में बचे, किसी के 100 रुपए बचा है। मतलब ऐसे कैसे गुजारा होगा? तो इसलिए हमारा भी यही है कि इनसे अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई बातचीत हो पाए। अभी हमारे तो कोई सूचना नहीं मिली, ना हमारे प्रशासन ने, ना हमारे मुखिया ने। हिमाचल इनको तो थोड़ा पता होना चाहिए था अभी कि क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं, कई बोल रहे हैं कंपनी में मिलती है 10 तारीख को, कंपनी मिलती है 10 तारीख को तैयार रहते अपने, तो हमारे को नहीं बताया ना, पहले बताते हैं। जैसे हमारे को और लेटर दिए, बदतमीजी के दिए, कई लेटर दिए। निराशा जाहिर कर रहे हैं कि पहले नहीं बताया गया, पहले बता दिया होता तो कहीं ना कहीं तैयारी के साथ कर्मचारी रहते। कितनी चुनौतियां अभी लोगों को आने बाकी हैं? क्या लग रहा है कि फिलहाल तो 4 तारीख तक सैलरीज नहीं आई है, लेकिन आगामी दिनों में क्या लग रहा है कि कब तक नहीं आ पाएंगी? सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कब तक की हम तैयारी करें, कब तक की उधारी हम लें औरों से, और ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक कर्मचारी असमंजस में और मानसिक रूप से भी डिप्रेशन में जाने वाले हैं कर्मचारी। बहुत सारे कर्मचारियों के परिवार। दीपक शर्मा जी, किसी के अकाउंट में 100 रुपए, किसी के अकाउंट में 375 रुपए, ये कह रहे हैं हमें असमंजस में ना रखें, बता दीजिए कब सैलरी देंगे आप? घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उधारी से घर चलेगा क्या? देखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि अभी जितना भी पैनल हमारे सम्माननीय
लोग बैठे हैं, इन्होंने जो भी प्रश्न किए उसमें बहुत से प्रश्न हमारे बारे में, हमारी सरकार के बारे में है, जो मैं कहना चाहता हूं। कृपया मुझे 2 मिनट का समय दें ताकि मैं आपको स्पष्ट कर सकूं। पहली बात ये कि कोहली साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही और मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश कर दिया, उसको उजागर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इस सरकार को वित्तीय रूप में इस ढंग से नीचे गिरा दो ताकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, पहली। दूसरी बात, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सिद्धार्थ जी, कि हमने जो है वो अभी पैकेज अनाउंस किया है, मैं इनसे कहूंगा अगले डिबेट तक आप हिमाचल प्रदेश को देखिए। 2 वर्ष हुए हमें अभी, और 1 वर्ष हमारा जो है वो इसमें गया है, हमें आपदा में चला गया, और आपदा में हमें 12,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ पिछले वर्ष, और इस साल जो है 2,000 करोड़ का नुकसान, 2100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक भी पैसा नहीं दिया है। जो 1200 करोड़ रुपया दिया वो हमारा एनडीआरएफ और उसका जो पहले का लेना था सभी राज्यों का, वो पैसा हमें दिया। अगर इन्होंने दिया है, ये अगली डिबेट में उस कागज को ले आए, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने कोई पैसा दिया है। ये सिर्फ इन्होंने कोई पैसा उसका नहीं दिया, और हमें 4,500 करोड़ की व्यवस्था आपातकालीन करनी पड़ी ताकि लोगों के घर बन सकें, लोगों को जो है वो वहां पे सिस्टम पैदा किया जा सके, उनको राहत दी जा सके, टेंट दिए जा सके। जहां 30,000 रुपया घर का मिलता था, हमने उसका 7 लाख रुपया किया ताकि वो व्यक्ति अपना घर जो है वो बना सके। हमें 4,500 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इस डिबेट में एक बात निकलकर सामने आई, सबसे पहले उसका जिक्र शरद जी ने किया था। मैं एक बार गणेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा बहुत लेट से आपके पास आ रहा हूं। जिसका जिक्र सबसे पहले शरद कोहली जी ने किया था, क्या प्रेसिडेंट रूल अंतिम विकल्प है? क्या हिमाचल प्रदेश उस ओर बढ़ रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, जिस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को कमजोर करने में लगी है, मुझे लग रहा है कि ये उसी तरीके से एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को बनाया जा रहा है। और रही आपने जो बात करी, सब डिबेट्स में बात करी, दिल्ली में भी हमारी सरकार चल रही है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है, और पिछले 10 सालों से दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रही है, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करा रही है, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवा रही है, फ्री में अच्छी शिक्षा दे रही है, फ्री में अच्छे अस्पताल बना रही है, फ्री में दवाई दे रही है, फ्री में इलाज दे रही है। ये सब कुछ फ्री करने के बाद तो ये नुस्खा कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? सुन लीजिए प्रतीक जी, आपने सबसे लास्ट में आया, मेरी सुन लीजिए प्रतीक जी। मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार सब कुछ फ्री देने के बाद हमने अपनी इकोनॉमी डबल कर ली, हमने अपना बजट डबल कर लिया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ का था, आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए है। लेकिन फिर वही बात आती है कि केंद्र की सरकार कैसे राज्य के अधिकारों पे डाका मार रही है। दिल्ली 1,10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी देता है, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलता है? 338 करोड़ रुपए, और ये 2002 से मिलता आ रहा है आज तक। और इस बार के बजट में तो 338 करोड़ रुपए भी केंद्र की सरकार दिल्ली का हड़प गई, दिल्ली का खा गई, दिल्ली के लोगों का खा गई। इस तरीके की चीजें केंद्र की सरकार जो शरद कोहली जी ठीक नहीं है। देखिए गणेंद्र भारद्वाज जी डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि भाई फ्री देने के मामले में तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सबसे आगे है। कई बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, बस यात्रा, सारी सब कुछ फ्री। उसके बाद बोले कि कभी दिल्ली में ऐसे हालात नहीं हुए। तो हमने यही इनसे कहा कि ये नुस्खा आप बाकी राज्य सरकारों को भी दे दें, बाकी पार्टियों को भी दे दें, उनको क्यों नहीं देते? देखिए पहले तो जी दीपक शर्मा जी आम आदमी पार्टी से आपको नुस्खा लेना चाहिए। देखिए हम पहले कह रहे हैं हम पूरे सक्षम हैं हिमाचल प्रदेश जो है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जीएसटी के पैसे रोके हैं, हमारे आपदा प्रबंधन के पैसे रोके हैं, हमारे सारे चीजों के पैसे रोके हैं, इन सबको रोकने के अलावा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हतैशी है तो ये सारे मिलकर एक बार भी इनको कहिए कि इन्होंने क्या
केंद्र सरकार के पास गए? जयराम जी अभी बात कर रहे थे तो विधानसभा में जब आपातकालीन के लिए हमने रेजोल्यूशन पास किया तो उससे भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट कर गई। शरद जी, आपका वीडियो कट गया था, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। शरद जी, ये कौन सा नुस्खा है, ये कौन सा नुस्खा है जो कुछ राज्य सरकारों को पता है? मैं पहले तो हमारे माननीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको स्पष्टीकरण दे दूं। मैंने कोई खुलासा नहीं किया है। मैं ये कह रहा था कि अंतिम विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति शासन हो सकता है अगर स्टेट का दिवालिया निकलता है, तो पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो माननीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जो फॉर्मूला समझा रहे हैं, ये सब, अब मैं क्षमा चाहूंगा कान पकड़ के, ये आग वहीं से लगी हुई है सारी, जो आज सारे राज्यों तक फैल गई है। फ्री बीज की, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को, फ्री बस का ट्रैवल वगैरह वगैरह। हर व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का इस समय प्रत्युष 1,17,000 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है पर कैपिटा। इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद नंबर 2 है कंट्री में इस समय। और आपको एक और मैं जानकारी दे दूं जी न्यूज के दर्शकों को कि ये जो राज्य की बोरोइंग होती है, ये FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत 20%, 25% की सीमा होती है, जिसको GSDP का आपका, जिसको कि फाइनेंस कमीशन ने अब घटा के 20% की रिकमेंडेशन दी है। और हिमाचल प्रदेश का ये सर, अब समय समाप्त हो रहा है। लोगों की तो यही उम्मीद है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको कम से कम तनख्वाह मिल जाए ताकि घर चल सके। सरकार ने अभी समय सीमा नहीं दी है कि भाई इतनी तारीख को आपको तनख्वाह जाएगी, कह रहे कि बहुत जल्द वेतन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जी न्यूज के साथ।